अभी जो हाफिज साहब एक शेर पढ़े हैं, उसमें इस इलाके के ऊपर वो शेर कितना सही बैठता है कि मुखालिफत से संवरती है शख्सियत और भी मेरी, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ पर एक अलग तरह का इलेक्शन लड़ा जा रहा है दूसरे इलाकों के अंदर, और इस इलाके के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क इसलिए महसूस हो रहा है कि मैं अक्सर ये बात जलसों के अंदर कहता हूँ कि इस मुल्क से मुसलमानों की क़यादत जो ख़त्म हुई है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने हराया है, और यहाँ पर जो कोशिशें, जो साजिशें रची जा रही है वो आप उससे बखूबी जानते हैं। आप समझ रहे हैं कि कैसा कैसा खेल खेला जा रहा है, लेकिन आखिरकार आवाम ही है जो उस 2 मिनट के अंदर ये फैसला तो यकीन चल पड़ा है। जब हम बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं, जवानों का जोश देखते हैं, इस बार ये तय हो चला है कि जब वोट डालने के लिए जाएंगे, इरादा खुद भी करके जाएंगे, लेकिन जब पतंग के ऊपर आपकी नज़र पड़ेगी तो खुद ब खुद आपके हाथ पतंग के ऊपर चले जाएंगे और पतंग के ऊपर ही आप मोहर लगाएंगे। क्योंकि ये कई सालों के बाद, कई सालों के इंतज़ार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये घड़ी आई है, जिस घड़ी का बड़ी बेसब्री से आप लोग इंतज़ार करते थे। और वो इस वजह से मुमकिन हुआ है कि जब हमने यहाँ के नौजवानों को हैदराबाद के दारुस्सलाम के अंदर असद साहब से इल्तिजा करते हुए देखा, सुना कि आप हर जगह जाते हैं, आप गुजरात भी आइए। हमने तय किया कि अगर नौजवानों में इतना जोश है, बुज़ुर्गों की दुआएं हमारे साथ है, हमारी माएँ और बहनों की दुआएं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, तो क्यों ना कुछ दिन गुजरात में गुजारे जाए। तो हम यहाँ पर आप लोगों की मोहब्बत की वजह से आए हैं, लेकिन हमें पिछले कुछ दिनों से ये एहसास हो रहा है कि यहाँ पर जो साजिशें रची जा रही है, जो खेल खेले जा रहे हैं, भाजपा वाले ये सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार अगर जीत जाता है चल जाएगा। कांग्रेस वाला ये सोच रहा है कि अगर हम हार जाए चलेगा, भाजपा जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस ने जीतना नहीं चाहिए। पूरी कोशिशें हो रही है कि मजलिस को कैसे दबाया जाए। उन्हें क्या पता है कि मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है, तुम जितना उसे दबाओगे इंशाअल्लाह वो उतनी ही उभर कर आएगी। क्योंकि जब आवाम ने तय कर लिया है, आवाम ने अपने दिलों के अंदर अपनी जगह बना ली है, मजलिस को चाहने वाले लोग, ना तो पैसा उन्हें चाहिए, ना उन्हें शोहरत चाहिए। ये जमात जो है ये दीवानों की जमात है, हम भी उनमें से एक दीवाने हैं। और आपके सामने हम आए हैं तो अपनी झोली फैलाने के लिए आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि हर इलेक्शन में आपने किसी ना किसी का साथ दिया है। मजलिस तो आपके बीच में थी नहीं, मजलिस पहली मर्तबा गुजरात के अंदर आई है, लेकिन क्या वजह है कि इन इलाकों के अंदर, इन बस्तियों की हालात आज भी ऐसे ही है जैसे कई साल पहले थे। क्या वजह है कि इन इलाकों के अंदर हमें पुलिस स्टेशन तो नज़र आते हैं, लेकिन हमें स्कूल्स नज़र नहीं आते हैं, हमें कॉलेजेस नज़र नहीं आते हैं। जो स्कूल खुले थे उन्हें भी बंद कर दिए गए हैं और कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। क्या यह हकीकत नहीं है कि ऐवान के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या गुजरात की विधानसभा, किन लोगों को आप लोगों ने चुनकर भेजा है? आपने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, ये मैं भी जानता हूँ। आपने हमेशा से ही कांग्रेस को वोट दिया है, क्योंकि 2 ही खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरा करते थे, कभी कांग्रेस बैठती थी, कभी भारतीय जनता पार्टी कहती थी। अभी अभी एक जलसे के अंदर आज तक की एक रिपोर्टर ने मुझसे कहा कि यहाँ पर तीसरी पार्टी तो चलती नहीं है, आप कैसे यहाँ पर जीत पाएंगे? मैंने कहा इससे पहले जितने भी खिलाड़ी मैदान में उतरे होंगे वो सब कमज़ोर खिलाड़ी थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान के अंदर आई है। और तकलीफ किस बात की हो रही है आपको? अगर इस मुल्क के अंदर अगर शिवसेना इलेक्शन लड़ सकती है, भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, शरद पवार साहब की एनसीपी लड़ सकती है, कांग्रेस लड़ सकती है, समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, मजलिस से इतनी तकलीफ क्यों है? कि मजलिस क्यों आई है, मजलिस क्यों इलेक्शन लड़ रही है? दरअसल तकलीफ इस बात की है, उन नेताओं को तकलीफ इस बात की है जो ये समझते हैं कि ये जो कौम बैठी है ये हमारी जागीर है, इनका वोट मतलब हमारा अधिकार है।
हम इनका वोट हासिल करते रहेंगे और सत्ता का मजा हम लेते रहेंगे, बाद में 5 साल तक ये कौम को भूल जाया करेंगे। हकीकत तो ये है कि इतने सालों तक हमारी हैसियत क्या थी कि दूल्हे वो बनते थे, घोड़ी पर वो चढ़ते थे, हम बाराती बनकर उनकी महफिलों के अंदर जाते थे। अब मजलिस आई है तो एक पैगाम लेकर आई है, अब दूल्हे भी हम ही बनेंगे, घोड़ी पर भी हम ही चढ़ेंगे और इंशाल्लाह नाचने के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा हमारी महफिलों के। क्या हम ये नहीं जानते, क्या आप ये नहीं जानते अच्छी तरह से कि कैसी कैसी कोशिशें यहाँ पर हो रही है। बहुत बल का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने आप के अंदर इतना गुरूर पैदा हो गया है कि इस इलाके के अंदर मुझे कोई हटा नहीं सकता है। यहाँ पर चलती है तो मेरी चलती है, मेरे अलावा किसी की नहीं चलती है। एक बात समझ लो, तकब्बुर अल्लाह को अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई, गुरूर अल्लाह को अच्छा नहीं लगता है। इलेक्शन है, इलेक्शन की तरह लड़ेंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन अगर तुम ये कहेंगे कि नहीं मजलिस में लड़ना नहीं चाहिए, अगर तुम ये कहते हैं तो मैं तुमसे ये सवाल करता हूं, कितनी मर्तबा अपनी आवाम के मुद्दे उन ऐवानों के अंदर उठाए हैं जिस आवाम ने तुम्हें एक यकीन, एक भरोसे के साथ चुनकर वहां पर भेजा था। कहां है वो एमपी जिन्हें आप लोग वोट देकर लोकसभा के अंदर भेजते हैं? कितने मुद्दे आपके उठाए हैं कि क्यों मेरी बस्तियों के अंदर इस तरह की गरीबी और गुर्बत देखने को मिलती है? क्या वजह है कि यहाँ पर स्कूल कम और पुलिस स्टेशन ज्यादा दिखते हैं? क्या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं होना चाहिए? इन बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके, इन बच्चों को स्कूल जाने की सुविधा मिल सके, हमारी बच्चियों को तालीम मिल सके, ये मुद्दे कौन उठाएगा? लेकिन नहीं, हम तो चुनकर आ गए। अब अगर ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, आपकी शरीयत का, हमारी शरीयत का मुद्दा हो, तो हम खामोश रहेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने बोलना चाहिए। CA/NRC की बात हो तो नहीं, हम खामोश रहेंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब ने बोलना चाहिए और बोलता है। मुझे फख्र है मेरे कायद के ऊपर, जब उस दिन CA/NRC का बिल लाया गया तो सारे के सारे ऐवान के अंदर एक खामोशी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम अपने ताकत के बल पर कोई भी कानून लेकर आ सकते हैं, लेकिन उस 550 के ऐवान के अंदर मुझे फख्र है मेरे कायद के ऊपर कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा कि तुम लाओ कानून, लेकिन तुम्हारे उस कानून की कीमत मेरी और मेरी कौम की नजरों में क्या है? तो देखो, मोदी जी फाड़ के फेंक दिया, उनके मुंह पर फेंक दिया। मैं जब उन्हें देखता हूं, मैं जब उस ऐवान के अंदर उस शख्स को देखता हूं, शेरवानी में टोपी पहना हुआ दाढ़ी वाला एक शख्स खड़े रहकर आंखों में आंखें डालकर जब आपके हक की लड़ाई लड़ता है, जब आपकी आवाज उन ऐवानों तक पहुंचता है, तो मेरे मन में एक सवाल आता है और यकीनन आप भी कभी सोचते होंगे कि आखिर असद साहब को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि एक अकेला शख्स खड़े रहकर उस ऐवान के अंदर आंखों में आंखें डालकर अगर वो सरकार से जवाब मांगता है, तो मुझे जवाब उस सवाल का अहमदाबाद में आकर मिलता है कि ये हिम्मत उन्हें कहां से मिलती है? तो ये हिम्मत उन्हें यहां से मिलती है मेरे भाइयों, ये यहां से मिलती है। मुझे मालूम है कि अगर मैं ये कहूंगा कि ये तो एक बल्दिया का इलेक्शन है, इस बल्दिया के इलेक्शन से असदुद्दीन अवैसी साहब कैसे ताकतवर बनेंगे, तो बिल्कुल बनेंगे। आज पूरी कोशिशें यही हो रही है कि इस जमात को कैसे खत्म किया जाए, इस जमात के नुमाइंदों को कैसे नाकामयाब किया जाए, कैसी कैसी साजिशें हो रही है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा काम क्या है? या सबको मैं एक बात कहना चाहता हूं, शिद्दत के साथ मेहनत करो, पूरी ताकत लगाओ, एक एक घर जाओ, असद साहब का पैगाम बताओ, आने वाला वक्त कैसा रहेगा ये लोगों को एहसास दिलाओ, मेहनत करो। जीत और हार का फैसला
अपने रब पर छोड़ दो मेरे भाई, अपने रब पर छोड़ो, क्योंकि अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका हमारा रब कभी हमें मायूस नहीं करेगा। लेकिन बहुत बहुत कोशिशें हो रही है ये कौम को कैसे बांटा जाए, ये कौम को कैसे बिखारा जाए, इन्हें कैसे खरीदा जाए। हर शहर में जहां जहां पर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह जीत के करीब आते हैं, इलेक्शन से एक रात पहले 2 रात पहले पूरे खेल खेले जाते हैं। इन बस्तियों के अंदर भी बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता आएंगे, महले के वो लोग आएंगे जो ये समझते हैं कि ये कौम को खरीदा जा सकता है, पैसा फेंका जाएगा, वोटों